जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का रियल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 का रियल मॉडल पेपर है जो कि हिंदी का है। आप लोगों को दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, सबका दोस्तों मैं पीडीएफ सहित नोट्स लेकर आया हूं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये देखिए, पहले हमने यहाँ पे प्रश्न लिखा है अपने हाथों से और उसके उत्तर भी लिखा है दोस्तों। प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके आपको इसी तरह से बोर्ड परीक्षा में भी लिखना है और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में भी लिखना है जैसे हमने लिखा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आप लोगों को काले और नीले पेन का ही यूज करना है। मैंने इस वीडियो में जो नोट्स लिखा है इनके आंसर्स, उनमें दोस्तों मैंने तरह तरह के पेन का इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। मैंने नोट्स अच्छा बनाने के लिए, वीडियो प्रोफेशनल बनाने के लिए ऐसा किया है। तो दोस्तों पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर्स भी बता देता हूं। ओके, तो आइए दोस्तों पहले हम सारे के सारे प्रश्न देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर्स भी बताऊंगा। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पे 4 कथन हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, कंकाल किस विधा की रचना है। चौथा प्रश्न है, निर्मला किसकी रचना है। एंड दोस्तों आपका 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। दोस्तों पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में दोस्तों मैं आपको आंसर्स भी दिखाने वाला हूं। ओके, देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरे का नंबर देखिए। रीतिकाल की कोई प्रमुख 2 प्रवृत्तियां लिखिए। रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां आपको लिखनी है। फिर हिंदी के 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, रानी केतकी किसकी रचना है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको दिलाएगा 6 अंक। तो मैं आप लोगों को इसका आंसर भी बताऊंगा भी। ओके, 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आप लोग चाहें तो इसे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न, पद्यांश 1। ये पद्यांश दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, 6 अंक का है। एंड आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। यहाँ पे मैंने रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखा है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये है आपका दूसरा पार्ट, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास को मैं आप लोगों को बता दूंगा। ओके, आइए अब आपका एक संस्कृत खंड का क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का। यह है एक गद्यांश, इसका संदर्भ सहित आपको व्याख्या करना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को मैं इसका आंसर बता दूंगा। आइए अब अगला देखते हैं। आप लोग दोस्तों एक कविता तैयार कर लीजिए, सॉरी श्लोक तैयार करना है, ये 2 अंक आप लोगों को दिला देगा। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 7वें का ख पार्ट है, क्या है भैया, संस्कृत में अनुवाद लिख करना, नहीं संस्कृत में उत्तर देना है। इसका उत्तर संस्कृत में आप लोगों को लिखना है। किन्हीं 2 ही प्रश्नों का, 3 प्रश्न हैं लेकिन आप लोगों को सिर्फ 2 ही प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। ओके, आपका 8वां है, हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। इसमें से कोई एक हास्य या करुण, इसी का आप लोग कर दीजिएगा, जो जाने वो करें। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ग नंबर, रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण भी दीजिए। एंड फिर अगला है आपका, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। फिर अगला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। फिर अगला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। फिर अगला है आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। 2 अंक ये भी है आपका। यहाँ पे देखो दोस्तों, व्याकरण में आपको 2-2 अंक मिल रहे हैं, तो व्याकरण आप लोग तैयार कर लीजिए। आपके यहाँ से अंक फिक्स होते हैं, यहाँ से आपके अंक कोई नहीं काट सकता अगर आप ढंग से पढ़ाई करके गए तो। ओके, बढ़िया से पढ़िए आप लोग और बढ़िया अंक लाइए। अगला है आपका, इसे तत्सम को तो आपको मैंने बता दिया पढ़ के। ओके, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए, तो तत्सम रूप आप लोगों को लिखना है। ओके, एंड अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये है आपका 2 नंबर का। एंड फिर
क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट देख लीजिए, खा देख लीजिए, गा देख लीजिए, घा देख लीजिए, ये सब देख लीजिए दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिए। एंड यहाँ पे अब आपका आ जाता है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप लोग किसी एक विषय पर निबंध तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। ओके, फिर ये है आपका 3 अंक का स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। ओके, तो आइए सभी का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब आपका प्रश्न नंबर 1 था दोस्तों, क्या था, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। यही आपका क्वेश्चन नंबर का दूसरा सही कथन होगा। फिर खा का देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे पूछा गया था किसी एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, तो ये हैं भैया रामधारी सिंह दिनकर जी। आप किसी का भी लिख सकते हैं, वैसे आपको मालूम हो तो आप किसी का भी लिख दीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी को लिखा है। कंकाल उपन्यास विधा की रचना है। पूछा गया था क्वेश्चन में कंकाल किस विधा की रचना है, तो उसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर पूछा गया था क्वेश्चन में निर्मला किसकी रचना है, तो निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। फिर दोस्तों पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए, तो रेती के फूल के लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 का देख लीजिए। पूछा गया था रीतिकाल की कोई प्रमुख 2 प्रवृत्तियां लिखिए, तो ये हैं 2 प्रमुख प्रवृत्तियां जो कि हैं रीतिकाल की एंड रामचरितमानस पद्मावत। ये 2 महाकाव्य हैं हिंदी के। इंशाअल्लाह। आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे का नंबर में देख लीजिए, गद्यांश का क्या करना था, संदर्भ और व्याख्या करना था। और एक प्रश्न भी पूछा गया था रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, ये है आपका गद्यांश, ये है संदर्भ, ये है व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। फिर यहाँ पे मैंने व्याख्या भी लिखा है, तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपका अर्धवार्षिक पेपर दोस्तों ये बिल्कुल रियल मॉडल पेपर है, आप लोग पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन है आपका, मतलब आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों उसमें, 1 मिनट रुकिए मैं देखकर बताता हूँ। लेखक ने ममता को कैसा बताया है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। तो लेखक ने ममता का मन भिन्न भिन्न विचारों और भावों की आंधी से भरा हुआ बताया है, ये रहेगा इसका आंसर। फिर प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पे इसी तरह आप लोगों को लिखना है, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रहे काले और नीले पेन का ही इस्तेमाल करना है, आप किसी अन्य पेन का इस्तेमाल मत करना, वरना एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ये है आपका पद्यांश। इसका संदर्भ यहाँ पे है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। फिर व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों वीडियो को पॉज करके। ओके, यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतर से बहुत आसान भाषा में लिख कर लाया हूँ। ओके, मैं आपको लोगों के लिए बहुत बेहतर और आसान भाषा में लिख के लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। फिर रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय यहाँ पे है। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में हुआ था। कहाँ पे, अगोना नामक ग्राम में, बस्ती जिले के। और चंद्रवली शुक्ल इनके पिता का नाम था। इनके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो थी वो राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने सरकारी नौकरी की थी, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़ दिया था। और दोस्तों क्या हुआ था बाद में, क्या हुआ था, देखिए नौकरी छोड़ने के बाद ये मिर्ज़ापुर की मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किए। फिर मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। और आनंद कादम्बनी दोस्तों इनकी पत्रिका का नाम है, ये भी प्रकाशित होने लगी थी। इन्होंने 19 वर्ष तक नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के संपादक का पद भार ग्रहण किया।
ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। वहाँ के बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। तो ये था आपका। और यहाँ पे है दोस्तों सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सूरदास जी का जीवन परिचय मैंने यहाँ पे आपके लिए बुक से एक फ़ोटो खींचकर यहाँ इस मॉडल पेपर में चिपका दिया है। सूरदास जी का जन्म कहाँ भा रहा भैया, यहाँ पे रोनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में। पंडित रामदास जी के यहाँ कहाँ पे, पंडित रामदास जी के यहाँ पे रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। और कुछ विद्वान इनका जन्म कहाँ बताओ थे, सीही नामक स्थान सूरदास को कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही नामक स्थान को बताते हैं। ओके, फिर यहाँ पे इनका जन्म, फिर मृत्यु भी देख लीजिए कब हुआ था। मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पारसौली नामक ग्राम में हुई। प्रश्नोत्तर नंबर 6 आप लोग देखिए, पढ़िए क्या है। जो वहाँ जो अथवा वाला था उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। संदर्भ है इसका ये। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद है इसका। युधिष्ठिर कहता है कि अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, कामना को त्याग कर मनुष्य धन्यवान बनता है और लोभ छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 7 में आप के लिए मैं एक श्लोक लिख के लाया हूँ। ये श्लोक आप लोग तैयार कर लीजिए दोस्तों। प्रश्नोत्तर नंबर 8 का है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसका अनुवाद आप लोगों को संस्कृत में संस्कृत अनुवाद मतलब दोस्तों क्या बोल रहे हैं यार, संस्कृत में उत्तर देना था। ओके, तो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया है। 2 प्रश्न के उत्तर लिख दिए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिए। एंड आपका प्रश्नोत्तर नंबर 8वां है करुण रस। ये है करुण रस, जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है करुण रस कहलाता है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों के मेल से अस्थायी भाव शोक का जन्म होता है। उदाहरण है इसका, बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों और याद भी कर लीजिएगा। फिर उपमा अलंकार लिखा है मैंने यहाँ पे, जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। एक वो है क्या भैया, उदाहरण का है यहाँ पे, कर कमल के समान सुंदर हैं। फिर प्रश्नोत्तर नंबर गा था आपका। प्रश्नोत्तर नंबर क्या था, कौन सा नंबर था भैया, देखिए देख लीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 8वें का गा पार्ट। ओके, तो गा पार्ट देखिए, दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11-11 तथा दूसरे और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये है इसका उदाहरण। ओके, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 9 देख लीजिए। का पार्ट इसका यहाँ पे है, खा यहाँ पे है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग पढ़ लीजिए बढ़िया से, लिख भी लीजिएगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो बता दीजिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। फिर गा नंबर देख लीजिए, देश विदेश। इसमें आप लोगों को समास बताना था और विग्रह भी करना था। देश विदेश में देश और विदेश ये विग्रह हो जाएगा। और इसमें द्वंद्व समास है जल और थल में दोस्तों, द्वंद्व समास है जल और थल, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। यहाँ पे तत्सम तद्भव के कुछ क्वेश्चन थे, कंधा का और आंसू का, तो यहाँ पे लिख दिया है, पढ़ लीजिए आप लोग। फिर अगला है अश्व, इसके पर्यायवाची बताने हैं आपको। अश्व का होता है घोड़ा और घोटक पृथ्वी का भूमि और जमीन। और है आपका प्रश्नोत्तर नंबर 10। इसमें आप लोगों को संधि बतानी थी, तो प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा। यहाँ पे यड़ संधि है, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र है। वहाँ पे जो मॉडल पेपर है उसमें मिसप्रिंट हो गया है, देव प्लस इंद्र होगा। ओके, देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो जाएगा, गुण संधि है इसमें। अगला है आपका मधु, इसमें क्या करना था देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। और मतिभ्याम हो जाएगा इसका, धातु लकार है शायद, धातु रूप। फिर गा भी देख लीजिए, पार्ट नंबर गा। फिर हसेत का बताया है मैंने, और पठेयम का। घा भी पढ़ लीजिए, सा गृहम गच्छात संस्कृत अनुवाद करने को आया था, तो उसी को
मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इतने ही थे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन के आंसर ला पाया। 2-4 क्वेश्चन रह गए हैं तो वो पॉसिबल नहीं था दोस्तों लिख पाना, क्योंकि उसके आंसर बहुत लंबे लंबे हैं। तो आप लोगों से आग्रह करते हैं दोस्तों, आप लोग बुक से तैयार कर लीजिएगा, निबंध और चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों आपके 9 अंक के हैं, 6 अंक का निबंध है शायद और 3 अंक का चरित्र चित्रण है। तो ये आप लोग तैयार कर लीजिए। 6, 3, 9 अंक आपके यहाँ से भी पक्के हो जाएंगे, ओके, लास्ट वाले पोर्शन से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। देखिए ये सब लिखने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा समय हमारा नष्ट हो जाता है ये सब लिखने में, आपके लिए वीडियो बनाने में। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।